अस्सलामुअलैकुम। आज हम दोबारा इस वीडियो में एक और ईयर सॉल्व करेंगे, दैट इज योर एड मैथ्स। कोर्स कोड इज 4037। इस वीडियो में जो हम सॉल्व करेंगे इट्स नवंबर 2024, पेपर 1-3। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू x प्लस 3 टाइम्स x माइनस 3। अब यहाँ पर जो आपका कीवर्ड है दैट इज स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट का हम लोग क्या कहते हैं भाई? टर्निंग पॉइंट। और इसकी सबसे आसान सी हमारे पास एक माइंडसेट ये होता है कि जहां पर हमारा डेरिवेटिव वाला पार्ट जीरो आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 टाइम्स x माइनस 4। हम पहले इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। सो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर नेगेटिव 4x प्लस 3x माइनस 12। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ये आ गया मेरे पास y। अब आप इसको डेरिवेट करना स्टार्ट करें। सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1, ये आ गया डेरिवेटिव पार्ट। अब हमारे पास टर्निंग पॉइंट की कंडीशन क्या होती है कि इसका डेरिवेटिव जीरो होता है, तो हम इसको जीरो से इक्वेट कर लेंगे। जीरो इक्वल टू 2x माइनस 1, यहाँ से x का आंसर आ जाएगा 1/2। क्या आपको लगता है कि ये आपका आंसर है? नहीं, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ यू नीड टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है एक्स और वाई दोनों की वैल्यू। अब हमारी इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, जो हमने सिंप्लीफाई किया था। हम यहाँ पर x की जगह वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 1/2। सो y इक्वल्स टू 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 12। So that gives me the value of 1/4 minus 1/2 minus 12। देखिए 2024 में कैलकुलेटर P1 में अलाउ होता था, बट अब अलाउ नहीं होता। तो आप कोशिश करें कि जब आप पुराने पेपर प्रैक्टिस करें तो उसको जहां तक आप विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं वहां तक करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम इज 4, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 जार 4 माइनस 12 4 जार 48। So 1 minus 2 is negative 1, negative 1, negative 48 is negative 49 over 4। ये आ गया आपका y का कोऑर्डिनेट। सही है जी, सिंपल सवाल था, 3 मार्क्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। ऑन द एक्सिस स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x प्लस 3 टाइम्स x माइनस 4 स्टेटिंग द इंटरसेप्ट्स विद द एक्सिस। देखिए यहाँ पर ax es लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये x और y दोनों की बात कर रहा है। ठीक है, तो लेट सपोज मैं स्टार्ट करता हूँ भाई, y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पर। y इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि हमने x की जगह जीरो को पुट करना है। जब मैं x की जगह जीरो पुट करूं अपनी मेन इक्वेशन में, यहां भी जीरो कर दिया और यहां भी जीरो कर दिया, सो 3 टाइम्स नेगेटिव 4 इज नेगेटिव 12। तो ये आएगा y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ नेगेटिव 12। बट चूंकि हमारे पास ग्राफ मॉड्यूलस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 12। ये माइनस 12 था, बट मॉड्यूलस की वजह से ये प्लस 12 हो गया। इसी तरह हम यहीं पे निकाल लेते हैं x इंटरसेप्ट्स। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ? y इक्वल टू जीरो। जब y जीरो होगा तो x के हमारे पास दो आंसर आएंगे, एक 4 आएगा और एक आएगा हमारे पास -3। अब आपने जब इसको कंस्ट्रक्ट करना है पेपर में, तो कीप इन माइंड कि आप जो यहाँ पर गैप देंगे ना, ये आपका कांस्टेंट गैप होना चाहिए। रैंडम ना हो कि आपने कह दिया भाई ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ऐसा ना हो। कांस्टेंट गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं रफली स्केच कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास पेपर में स्केल होगा, उससे आप कांस्टेंट गैप मेंटेन कीजिएगा। तो x पे जा रहा हूँ मैं 4 तक और y तक जाना है मुझे 12 तक। तो मैंने स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। y एक्सिस पे जाना है मुझे 12 तक। अब 12 पे जाने के लिए मैं 4 8 12 ये भी कर सकता हूँ, मैं 2 के इंटरवल भी कर सकता हूँ। तो जो आपकी मर्जी वो आप करें, बस गैप कांस्टेंट रखिएगा। तो मैं 4 के इंटरवल कर लेता हूँ, 4 8 12 -4 -8 एंड -12। और अब हम पॉइंट को प्लॉट करते हैं। जो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट हैं वो है, एक हमारे पास 4 पर आ रहा है एक्स इंटरसेप्ट, और एक आ रहा है हमारे पास -3 पर आ रहा है। और जो हमारे पास y इंटरसेप्ट है वो हमारे पास आ रहा है 12 पर। ठीक है बेटा, ऐसे बन जाएगा। अच्छा जी, अब आप ये देखो, अगर हम इसको विदाउट मॉड्यूलस प्लॉट करते हैं तो हमारा ग्राफ कैसा बनता? देखिए, अगर मैं x और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूं तो हमारा ग्राफ हैप्पी फेस बनता, ऐसा बन रहा होता। ये तब की बात कर रहा हूं जब मॉड्यूलस साइन नहीं होता।
कैसा बनता ग्राफ, ग्राफ ऐसा बनता है, ये 12 से पास होगा, -12 से ये ऐसा बनेगा, ठीक है, विदाउट मॉडुलस। क्योंकि मॉडुलस आ गया तो मॉडुलस का क्या मतलब क्या होता है कि जो ग्राफ आपका बिलो दी एक्स एक्सिस है वो आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जो मैं आपको भी बना के दिखा रहा था, अगर मैं इसको रफली बनाऊं, ये मेरा ग्राफ है विदाउट मॉडुलस, सही है ना। लेकिन चूंकि हमारा ग्राफ विद मॉडुलस है तो कैसा बनेगा देखें, अब हमारा ग्राफ यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये बनेगा हमारा ग्राफ, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट था, मैं तो कहता हूं कि आप इसको पेपर में डॉटेड कर दिया करें, ऐसे कर दिया करें। ये क्या पोर्ट्रे कर, ओ सॉरी, ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, पूरा ग्राफ मिट गया, ये तो प्रैंक हो गया मेरे साथ। चलें दोबारा बना देता हूँ। क्या मैं आपको बता रहा था कि ग्राफ मेरा ऐसा बना था, ठीक है, और मॉडुलस की वजह से ये मेरा ग्राफ -12 और 4, ठीक है ना। और मॉडुलस की वजह से क्या हुआ था कि ग्राफ, ये देखो फिर आ गया, क्या खेल रहा है भाई ये सॉफ्टवेयर, वल्लाह आलम, खैर कुछ ग्लिच हो गया होगा, यहाँ ग्लिच हो गया है कोई। चलें जी, तो आप यहाँ पर ये इसको डॉटेड कर दिया करें। डॉटेड से मुराद ये हो गया कि ग्राफ एक्चुअल में ऐसा आना चाहिए था, बट मॉडुलस की वजह से मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा। ये आपका आंसर है, जिसमें आपने तमाम इंटरसेप्ट्स को हाईलाइट कर दिया जो आपसे कहा गया था। नेक्स्ट, given that k is greater than 0, write down the values of k for which the equation x plus 3 x minus 4 equal to k has exactly two distinct real roots। अब ये आ गई कंडीशन बेटा, has exactly two distinct real roots, ओके। अगर आप इसको कंपेयर करो तो ये तो आपके पास वही है जिसका हमने ग्राफ बनाया है, इक्वल टू के। देखें बेटा, हम कहते हैं भाई ये हमारे पास बराबर है y के, ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये आपके पास बराबर है y के, सही है ना। तो जब ये आपका y के बराबर है तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये जो इक्वेशन लिखी है, ये लिखा है y इक्वल टू के। अब यहां पर आपको ये जरूर आइडिया होना चाहिए कि भाई y इक्वल टू के क्या है। y इक्वल टू के एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि आपको वो वैल्यूज बतानी है k के लिए जिसमें k आपका 0 से बड़ा है, कि ये जो लाइन आप बनाओगे ये दो डिस्टिंक्ट रूट पर कट करेगा। अब अगर आप ऑब्जर्व करें, अगर मैं लाइन ऐसे बनाऊं तो क्या ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, नहीं, ये 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। आपको कहा गया कि k की ऐसी वैल्यू बताओ कि आपका जो ग्राफ होगा वो कट करेगा सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज पर, ये आपको क्वेश्चन कहा गया है। तो हमारे पास जो लाइन कंस्ट्रक्ट होगी वो कैसे होगी भाई, हमारे पास लाइन बन रही होगी समथिंग लाइक दिस, जहां पर ये टेंजेंट हो रहा होगा, वो जो लाइन आपकी बनेगी उसको आप कहोगे कि भाई वो आपकी के की इनइक्वलिटी होगी। अब ये कैसे निकालोगे, ये आप निकाल चुके हैं, कैसे देखें बेटा, हमने यहां पर निकाला था टर्निंग पॉइंट, ये यूज होगा कैसे, देखिए आपका जो ग्राफ है उसमें जो टर्निंग पॉइंट था वो बेसिकली यहां कहीं आ रहा था, सही है ना, यहां कहीं होगा, कहीं पर भी होगा, क्या पता जहां हो, मेरे हिसाब से -49/4, तो जहां पर -49/4 होगा वो पॉइंट टर्निंग पॉइंट होगा, चाहे वो जहां हो चाहे जहां, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। बट मॉडुलस में वही टर्निंग पॉइंट ऊपर आ चुका होगा, ठीक है ना। तो जहां पर टर्निंग पॉइंट होगा, आप टर्निंग पॉइंट से मुराद क्या हुआ है, देखिए आपको यहां पर नजर आएगा कि मेरा टर्निंग पॉइंट यहां पर आ रहा है, ये हमें रफली नजर आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा है नहीं कि यहां पर है, क्योंकि टर्निंग पॉइंट तो हम निकाल चुके हैं, दैट इज 49/4, 49 12 पॉइंट समथिंग बनेगा, 12 थोड़ा आगे जाएगा, मतलब यहां कहीं होगा ये। अब जब मैं लाइन इस पे लेके जाऊंगा टेंजेंट पर तो वो कट करेगा, तो यहां पे दोबारा बनाता हूं, ठीक है, यहां पर कट कर रहा है ये 3 पॉइंट पर, ठीक है ना, 1 पॉइंट 2 पॉइंट और तीसरा पॉइंट, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर लेके जाऊं, जैसे ही इसके ऊपर लेके जाऊंगा 2 पॉइंट पे कट करेगा। तो जहां पर आपका टर्निंग पॉइंट है के की वैल्यू को उससे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि तभी तो 2 पॉइंट पे कट करेगा। तो जो हमारा टर्निंग पॉइंट था के इज ग्रेटर देन दैट टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट था नेगेटिव में, लेकिन हम लिखेंगे पॉजिटिव में क्योंकि हमारा ग्राफ बन चुका है मॉडुलस का, ये बनेगा आपका आंसर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। On the axis, sketch the graph of y equals to 4 plus 5 sin theta over 2 from -360 to +360, straight the intercept with the y axis, okay। सबसे पहले तो इक्वेशन को रीड करते हैं।
लेकिन साइन का कर्व आ गया, साइन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं उस पर काम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं अब ये काम कर रहा हूँ रफली आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, जिसकी अच्छी कमांड होगी उसको करने की जरूरत नहीं है। ये मेरे पास इक्वेशन है 4 + 5 साइन थीटा ओवर 2। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी और मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी। अब ये हम कैसे निकालते हैं, आप पूरे साइन को रिप्लेस कर दो 1 से, मतलब ये पूरा रिप्लेस कर दो आप 1 से, तो ये हो जाएगा भाई 4 + 5। तो द हाईएस्ट वैल्यू इज 9 एंड द लोवेस्ट वैल्यू इज -1। ये पहली बात हमें समझ में आ गई कि मेरा ग्राफ मैक्सिमम जाएगा 9 पर और मिनिमम जाएगा -1 पर। ये कैसे करते हैं हम, ये आप याद रखो कि आप साइन को रिप्लेस कर दोगे, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम -1 होती है। पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप आपका एक्सिस ऑफ कर्व, आपका ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ग्राफ स्टार्ट होगा भाई 4 से। तो मैं आसानी के लिए क्या करता हूं कि मैं एक लाइन ड्रॉ करवा देता हूं, 2 4 6 8 10 ऐसे चल रहा है। तो जहां पर 4 है वहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं अपनी आसानी के लिए। क्वेश्चन की ऐसे डिमांड नहीं है, कर दें तो अच्छा है, ना करें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। और इसको मैं करता हूं डॉटेड लाइन। ये मैं ऐसे कंसिडर कराता हूं कि आपको ये पता लग जाए कि ये आपके लिए 0 वाला पार्ट प्ले कर रहा है। ठीक है बेटा। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास, 9 2 4 6 8 9, ये मैक्सिमम है और मिनिमम जाएगा आपके पास -1। तो मेरा जो ग्राफ होगा ना वो इस 9 और -1 पर पूरा नजर आएगा मुझे। अच्छा जी, अब साइन का बिहेवियर कैसा होता है, साइन का पीरियड क्या है, हाफ। इसका मतलब ये होगा कि 360 में साइन आपको पूरा नजर नहीं आएगा। साइन का बिहेवियर कैसा होता है, अगर हम साइन का ग्राफ देखें, ये साइन का ग्राफ है, तो आपको 360 में सिर्फ ये आधा साइन नजर आएगा। इसको आप कैसे प्लॉट करेंगे देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। स्टार्ट होगा 0 से, 0 हाईएस्ट, हाईएस्ट जाएगा 9 पर और फिर जाएगा 0। ये आपके आए पॉजिटिव पर। नेगेटिव पर होगा तो उल्टा, 0 एंड देन लोवेस्ट एंड देन 0। ये आ गए मेरे पास 5 पॉइंट साइन के। और अब इन 5 पॉइंट को जितना आपके लिए बेहतर हो सके उतना आप इसको नहीं, उतना आप इसको बेहतर जो है ना वो कर्व देके कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। मैं भी यहाँ कोशिश ही कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास चूंकि अच्छा सा टूल है तो यहाँ पर मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ये आपको ऐसा नजर आएगा, इतना स्मूथ माइट नहीं बनेगा, लेकिन ये इस तरह का कर्व आपको नजर आएगा। ठीक है जी। अब फाइनली आपने अपने एक्सेस को कंप्लीट कर दें तो अच्छा है कि यहां लिख दें भैया आप ये 2 है, सॉरी ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये -2 -4 -6 -8 -10। एक्सिस को आप जरूर आइडेंटिफाई किया करें, ये अच्छा है। ओके जी, ग्राफ कंप्लीट हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 4x² - k = 4kx - 2 हैज नो रियल रूट्स। अब नो रियल रूट्स की कंडीशन आपको यहां पर पढ़ते ही सवाल समझ में आना चाहिए कि ये रेफर कर रहा है b² - 4ac < 0, नो रियल रूट्स। ये मतलब हुआ इस बात का। ठीक है। अब पहले इक्वेशन को अरेंज करते हैं। वी हैव 4x² - 4kx - k + 2 = 0। ये मैंने इक्वेशन को अरेंज कर दिया। a क्या है मेरे पास, a इज 4, b क्या है, b इज -4k, c क्या है, अब -k + 2 है, मैं आसानी के लिए लिख देता हूं उसको 2 - k, आसानी के लिए। ठीक है। अब आती है कंडीशन। कंडीशन मैंने आपको बताई, b² - 4ac < 0। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, व्हाट इज b, b इज -4k, सो -4k होल स्क्वायर, -4, व्हाट इज a इज 4, व्हाट इज c इज 2 - k एंड इट इज < 0। ये आप स्टेप बाय स्टेप किया करें, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। सवाल चूंकि आसान टॉपिक है, इसमें गलती होगी तो रिजल्ट आपको ज्यादा डैमेज होगा। -4k का स्क्वायर क्या होता है, 16k स्क्वायर, -4 4s are 16 टाइम्स 2 - k इज < 0। सही है। अब यहां पर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 16k स्क्वायर इज < 16 टाइम्स 2 - k, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आसानी क्या हो गई कि मेरे पास 16 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा k स्क्वायर < 2 - k, जिसको मैं कह सकता हूं k स्क्वायर + k - 2 < 0। अब ये बनी आपकी एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस पर हम करते हैं मिडिल टर्म।
तो ये आ जाएगा मेरे पास के स्क्वायर प्लस 2k माइनस के माइनस 2 लेसर देन 0, के प्लस 2 माइनस 1 के प्लस 2 इज लेसर देन 0। क्या बन जाएगा? के माइनस 1 के प्लस 2 इज लेसर देन 0। यहां तक रुकना है आपने। अब इसके आगे आंसर 1 माइनस 2 नहीं आएगा। क्वेश्चन दोबारा रीड करें, क्या कह रहा है बेटा? इट सेज फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। सही है ना? तो आपका आंसर इनइक्वलिटी में आएगा। अब यहां पर मैं तो आपको कहूंगा कभी भी इस चीज को रट्टा नहीं मारेंगे, यहां पर आएंगे तो ऐसे करेंगे, नहीं भाई, आप लॉजिकली चीज को किया करें। अगर मैं यहां पर के और के को मल्टीप्लाई करूं, आई विल गेट के स्क्वायर, पॉजिटिव का होगा, इसका मतलब है हैप्पी फेस बन रहा होगा। अब अगर यहां पर इंटरसेप्ट निकालूं तो एक पॉइंट आएगा मेरे पास -2 का और एक पॉइंट आएगा मेरे पास 1 का, ऐसा आएगा। और चूंकि हैप्पी फेस होगा तो मेरा कर्व कुछ ऐसा बन रहा होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता टर्निंग पॉइंट क्या है, ना मुझे निकालना है, मैं तो आपको खाली बता रहा हूं कि आप इसका आंसर देंगे कैसे। अब यहां पर जो आपका साइन है दैट इज लेसर देन। लेस देन को याद रखिएगा, यू नीड टू गो इनसाइड द कर्व। इनसाइड द कर्व का मतलब ये हुआ कि ये रीजन हमने कवर करना है, ये होगा लेस देन। अगर ग्रेटर देन होता वी नीड टू गो आउटसाइड द कर्व। और सिंपल सी बात है, लेस देन 0, y 0 से लेस कब है? जब इसके अंदर जाओगे। ग्रेटर देन 0, y 0 से बड़ा कब है? जब यहां जाओगे। ठीक है बेटा। अब यहां पर जो मैंने रीजन हाईलाइट किया है, आप लिख दो के। इस रीजन में आपको आना है तो भाई यहां से वैल्यू x की ज्यादा होगी, तो आप बोलोगे k को -2 से बड़ा होना चाहिए और इस वैल्यू से कम होना चाहिए, तो आप कहोगे k शुड बी लेसर देन 1। ये बनेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, राइट। 3 + 4 log 2a - log 2b एज अ सिंगल लॉग, बेस 2 में लेकर आना है आपने। लॉग्स के आपको सारे रूल्स लॉज अच्छी तरह पता होने चाहिए। अब यहां पर पहला प्रॉब्लम ये नहीं है कि लॉग की बेसिस डिफरेंट है, बेसिस तो सेम है। पहला प्रॉब्लम ये है कि 3 के पास लॉग नहीं है। अब मैंने लिखा 3 + log 2a। हमें पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लॉग कोफिशिएंट को बना देगा पावर, तो ये आ जाएगा log 2a पावर 4 माइनस log 2 ऑफ b। अब मसला क्या था? मसला ये था कि 3 के पास लॉग नहीं है। अब अगर मुझे 3 को लॉग देना है तो मैं लिखूंगा log 2 ऑफ 2। इसका फायदा ये है कि log 2 ऑफ 2 1 हो जाएगा और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से तीनों के पास log 2 आ गया। अब हम यहां पे लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, बट बिफोर दैट कीप इन माइंड के लॉज को अप्लाई करने से पहले कोफिशिएंट का 1 होना मैंडेटरी होता है। तो यहां पहले वाले में कोफिशिएंट 3 है, इसको 1 बनाएं, तो ये हो जाएगा log 2 ऑफ 2 की पावर 3 प्लस log 2 ऑफ a की पावर 4 माइनस log 2 ऑफ b। अब आपका पूरा क्वेश्चन रेडी हो गया, कोफिशिएंट सबका 1 हो गया और सबके पास लॉग की बेस सेम है। तो अब आपने क्या करना है? लॉ अप्लाई कर दिया, log 2 बाहर आ गया, 2 का क्यूब होता है 8, a4 से ये होगा मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा b के साथ। अब आप ये देखें, क्या आपके पास एक सिंगल लॉग आ गया? बिल्कुल आ गया, और यही आपका आंसर था। सॉल्व द इक्वेशन log ऑफ x इक्वल्स टू 4 log x ऑफ 10। अब यहां पर पहला मसला है बेस, क्योंकि अगर ये LG है इसका मतलब है इसकी बेस तो 10 है, लेकिन यहां पर आपको बेस मिल गई है x। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे? हमने लिखा log x इज इक्वल्स टू log x ऑफ 10। नहीं चलें, इसको हम 4 को वहीं रखते हैं। मैं पहले 4 को बना रहा था पावर, बट ऐसा नहीं करते हम। 4 यहां लिखा हमने और यहां पर मैंने कर दिया चेंज ऑफ बेस लॉ। अब मैंने इसको लिख दिया log 10 ओवर log x। अब मैंने तमाम लॉग्स की बेस को सेम कर दिया, सही है ना, जो मुझे चाहिए था। ये आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, log x। अब क्वेश्चन को बनाते हैं आसान। आसान कैसे बनाएंगे? हम कहते हैं भाई log x को आप सपोज कर लो कि यार ये y, सपोजिशन कर ली, तो मेरा सवाल क्या बन जाएगा? y इक्वल्स टू 4 log 10 की जगह आ जाएगा y डिवाइडेड बाय log x, सॉरी log x की जगह आएगा, माय बैड। log 10 तो 1 हो जाएगा ना, log 10 तो 1 हो जाएगा और log x की जगह आ जाएगा आपके पास y। कितना सिंपल सवाल कर दिया इसको मैंने ना, खाली एक सपोजिशन से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4, y का आंसर क्या आ जाएगा? दैट लीड्स टू +-2। अब हमें y नहीं चाहिए था, हमें तो x चाहिए था। अब आप x के लिए क्या करेंगे? आपने सपोजिशन क्या की थी? हमने सपोजिशन की थी भाई log x बराबर है y के। हम लिखेंगे दो बार लिखने की वजह कि y के आपके पास दो आंसर्स हैं। तो पहला आंसर पुट किया log x, y की जगह पुट किया आपने 2,
दूसरा आंसर पुट किया log x, y की जगह पुट किया -2। अब मेजॉरिटी बच्चे ये सोचते हैं पहले गो में कि भाई ये तो आपका मैथ एरर हो जाएगा कि यहाँ तो लॉग आ ही नहीं सकता, गलत अप्रोच है, हमें लॉग लगाना ही नहीं है, हम तो खाली लॉग फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे बेस फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म में। कैसे? लेकिन लॉग है तो बेस 10 होगी, दोनों साइड बेस 10 लिख दिया। अब लॉग फॉर्म कन्वर्ट किया आपने इंडेक्स फॉर्म में, तो x इज इक्वल्स टू 10 की पावर 2 बनेगा और x इक्वल्स टू 10 की पावर -2 बनेगा। अनडिफाइंड नहीं होगा, अनडिफाइंड तब होता है अब यहां पर पावर होती, पावर तो है ही नहीं हमारे पास, तो एक आंसर आपके पास x का आ जाएगा 100 और एक आंसर आपके पास x का आ जाएगा 1/100। ये बने आपके आंसर्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। The polynomial p is such that p of x is equals to ax cube plus bx square minus 19x plus c, where a, b and c are integers. It is given that x plus 2 is a factor of p of x. When p of x is divisible by x plus 1, the remainder is 20. बेटा आपके पास दो कंडीशन है, पहले मैं बात करता हूं इस कंडीशन की। फैक्टर का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहता हूं कि यार 8 का फैक्टर क्या होगा, आप कहोगे 2। क्यों? जब आप 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसको हम कहते हैं फैक्टर। तो फैक्टर पे रिमाइंडर नहीं बचता, या आप ये कह सकते हो रिमाइंडर 0 हो जाएगा आपका। आपकी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है p ऑफ x इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर माइनस 19x प्लस c। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब पहली कंडीशन क्या है कि x प्लस 2 फैक्टर है, इसका मतलब ये कह रहा है भाई x प्लस 2 फैक्टर है, इस पे आंसर 0 हो जाएगा, तो x की जगह क्या आ जाएगा? -2। अब आप इसी इक्वेशन में जहां पर भी x होगा वहां पर हम यूज करेंगे सिंपल -2। जहां पर भी x है, a -2 का क्यूब प्लस b -2 का स्क्वायर माइनस 19 -2 एंड देन प्लस c, ये बन जाएगा आपके पास। सिंप्लीफाई करते हैं, -2 का क्यूब क्या होता है? -8a हो जाएगा प्लस 4b हो जाएगा प्लस 38 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा और यहां पर बचेगा 0। अब इसको आगे सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे हमारे पास 3 अननोन आ रहे हैं, तो हमने यहाँ कुछ नहीं करना, हम यहाँ रुक जाएंगे और कह देंगे भाई ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई, जो हमने पहली कंडीशन को यूज किया। सेकंड कंडीशन क्या है? इसने आगे क्या कहा था आपसे, अब सेकंड कंडीशन की तरफ जा रहा हूं। x जब डिवाइड होगा x प्लस 1 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 20। अब हम कह रहे हैं x प्लस 1 इक्वल टू क्या बनेगा? 0 किया, x इज इक्वल टू -1। तो जब आप x की जगह -1 पुट करोगे तो आंसर आएगा आपका 20। अब हम यही काम दोबारा कर रहे हैं, p में जहां पर x था वहां पुट करें -1, p ऑफ -1 इक्वल्स टू a -1 की पावर 3 प्लस b -1 की पावर 2 प्लस सॉरी माइनस है -19 x की जगह -1 एंड प्लस c, और ये आ जाएगा हमारा 20 क्योंकि आपके पास रिमाइंडर आ गया था 20 इसका। ठीक है, इक्वल्स टू इट इज -a प्लस b प्लस 19 प्लस c। ओके, अब आप यहां पर अब देखो कि जो हमें इक्वेशन प्रूफ करनी है, जो आपको इक्वेशन प्रूफ करनी है, क्या उस इक्वेशन में c नजर आ रहा है? आपको नहीं नजर आ रहा, बट c मेरे पास यहां पर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि c को आपने सब्जेक्ट बना के पहली में पुट करना है। तो अगर मैं यहां से बनाऊं c को सब्जेक्ट, तो ये बन जाएगा 20 प्लस a माइनस b माइनस 19 इक्वल टू c, ये बन गया। और अब मैं इसको पुट करूंगा फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो मैंने यूज करनी है। फर्स्ट इक्वेशन पर आते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी भाई? 0 इक्वल्स टू -8a प्लस 4b प्लस 38 प्लस, और यहां पर लिखूंगा c क्या था मेरे पास? 20 प्लस a माइनस b एंड माइनस 19। ये आ गई आपकी पूरी इक्वेशन। अब हम सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, -8a प्लस a कितना आ जाएगा भाई? माइनस का 7a, 4b माइनस b प्लस 3b, 38 माइनस 19 प्लस 19 एंड इक्वल टू 0। अरेंज कर लेंगे इसको, 7a यहां ले आएंगे, 7a प्लस 3b वहां रह के -3b इक्वल्स टू 38 माइनस 19 इज, हाँ सही है, 20 कहाँ चला गया वो वाला मेरे पास? 20 30, अच्छा 20 भी तो है। 38 माइनस 19, 19 प्लस 20 किया, यू विल गेट 39। यहाँ पे 20 भी है। कौन सा वाला 20 मिस हुआ था? ये वाला 20 मिस हुआ था। सो व्हाट यू गॉट? यू गॉट 39।
ये आपकी इक्वेशन प्रूव हो गई जो यहां पर आपको करने को कही थी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल नहीं था इसमें। ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है, बिल्कुल नजर आ रही है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पार्ट। इट इज ऑल्सो गिवन दैट, अब यहां पर आप देख रहे होगे एक सिंबल है इस पर पी प्राइम, इसका मतलब ये हो गया टॉपिक कनेक्ट हो गया डिफरेंशिएशन के ऊपर। इट इज गिवन दैट पी प्राइम ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, द रिमाइंडर इज वन। पहले तो आप पी प्राइम निकालें। अब पहले उसके लिए मुझे चाहिए होगा पी ऑफ एक्स। मैं बार बार क्यों लिखूं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं ना यार, एक मिनट दीजिएगा मुझे बस। ये हुआ यहां से डुप्लीकेट, इसको नीचे लेकर आते हैं ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी बचे। अब ये आ गया मेरे पास पी प्राइम ऑफ एक्स, और अब मैं इसको कर रहा हूं डेरिवेट, पी प्राइम ऑफ एक्स। ये आ जाएगा मेरे पास 3a x² प्लस 2bx माइनस 19। अब ये क्या कर रहा है, जब यहां पर x माइनस वन, देखें x माइनस वन का मतलब क्या होता है, x माइनस वन इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 1, ये मतलब होता है। तो जब मैं यहां पर x की जगह 1 पुट करूंगा तो रिमाइंडर होगा 1। अब हम x की जगह पुट कर रहे हैं 1, 3a x की जगह 1, 2b x की जगह 1 माइनस 19, और x जब 1 है तो रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर मेरे पास 1 है। ये बनी आपकी इक्वेशन। 3a प्लस 2b माइनस 19 को वहां ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b, 19 प्लस 1 हो जाएगा 20। सही बेटा, ये आ गई इक्वेशन। अब एक इक्वेशन यहां से आई और एक इक्वेशन एग्जामिनर हमसे प्रूव करवा चुका है पहले पार्ट में, इसको भी मैं नीचे लेके जा रहा हूं। देखिए दोनों इक्वेशन अब सिर्फ ए और बी की फॉर्म में आ रही हैं, ये आ गई, तो हम इसको नाम दे देते हैं। इक्वेशन 1 तो हमारी हो गई थी ना, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 3। ये हमारे पास आ गई। अब हम इनको साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं। साइमल्टेनियस आप कैलकुलेटर में भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहां पे चूंकि सवाल P1 का है और अब आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करने के दो तरीके हैं, या तो किसी एक को सेम करें, एलिमिनेशन करें, या करें आप सब्सटीट्यूशन। मैं कौन सा रिकमेंड करता हूं, अगर आपकी कमांड बहुत अच्छी है मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप एलिमिनेशन करें, वो आपका टाइम सेव करेगा। अब यहां पर मैं ये -3b और ये 2b इनको सेम करता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, ये मैं लिख के दिखा रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं होती। इक्वेशन 3/3 एंड इक्वेशन 2/2। अब इक्वेशन नंबर 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जार 9a प्लस 3 2 जार 6b एंड 23 जार 60। और इक्वेशन नंबर 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो पहले यहीं करके दिखा दूं आपको। 2 7 जार 14a, 2 3 जार 6b, 39, 2 जार 2 9 जार 18, 78। ये मल्टीप्लाई कर दी मैंने, और अब मैं इन दोनों को ऐसे लिख दूंगा। ये मेरा स्टेप अप्लाई हो जाएगा एलिमिनेशन का। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 6b और 6b तो हो गया कैंसिल, ऐड कर रहे हैं, 9 प्लस 14, 23 आ जाएगा, 23a इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, 7 और 6 13 हो जाएगा। क्या 23 और 138 डिवाइड होते हैं, 6 से करके देखते हैं, तो a इक्वल्स टू 138 डिवाइडेड बाय 23। अगर मैं 23 को मल्टीप्लाई करूं 6 से, 6 3 जार 18, 6 2 12 एंड 13 आ सही है, तो एक आंसर आ जाएगा 6। अब ये सब चीजें मैं क्यों करके दिखा रहा हूं, आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते, कीप इन माइंड, ठीक है। इसीलिए मेरे पास आंसर आ गया ए का, ए से निकालेंगे बी का आंसर। कैसे निकालते हैं भाई, हमने ले ली इक्वेशन नंबर 3, उसने फाइंड करने को क्या कहा था, ए बी एंड सी, ठीक है। 3 इक्वेशन क्या है हमारे पास, इट इज 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 20। ये आ गया मेरे पास, 3a की वैल्यू कितनी है 6, b मुझे नहीं पता, 20 अपनी जगह, 2b इक्वल्स टू 20, 3 6 जार 18, 20 माइनस 18 2 डिवाइड बाई 2, b आ जाएगा 1। a भी आ गया और b भी आ गया। अब c के लिए आप कोई भी यूज कर लो, मैं इसको यूज कर लेता हूं जहां पे मैंने c को बनाया सब्जेक्ट, डुप्लीकेट करके नीचे लेकर आऊं ताकि काम की कंटिन्यूटी आपकी मेंटेन रहे। अब यहां पर मैं a और b की वैल्यू प्लेस कर रहा हूं, 20 प्लस 6 माइनस 1 माइनस 19 इक्वल टू c। 20 प्लस 6 26, 26 माइनस 1 25, 25 माइनस 19 is 6, so c is equals to 6, b1 and a6। ये आपके आंसर्स आ गए ए बी और सी के, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं,
टेबल शोज द वेरिएबल x एंड y विद द इक्वेशन y इक्वल्स टू ए बी की पावर x की पावर 2, मतलब ए बी एक्स स्क्वायर, पावर आ रही है. यूज द डेटा टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ एल एन वाई अगेंस्ट एक्स स्क्वायर. ठीक है जी. तो आपने ग्राफ किसका बनाना है? एल एन वाई का अगेंस्ट एक्स स्क्वायर का. क्या करेंगे आप? बहुत सिंपल काम. अब यहां पर देखें, यहां पर आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा क्योंकि एल एन की वैल्यूज तो हमें याद नहीं होती हैं. अब निकालते हैं भाई कैलकुलेटर पे वैल्यूज. पहले तो करते हैं एक्स का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर 1 किया, 1.5 का स्क्वायर आई थिंक 2.25 होता है, बट मैं चेक करूंगा इसको अब. हाँ 2.25. 2 का स्क्वायर आ गया 4, 3 का स्क्वायर आ गया 9 एंड 2.25 स्क्वायर आ गया मेरे पास 5.06. 5.062. ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू. वाई के लिए मुझे चाहिए एल एन, तो पहले किया एल एन ऑफ 14. अच्छा, कभी कभार बच्चे सवाल पूछते हैं कि जब हम एल एन निकाल रहे हैं तो कैलकुलेटर रेडियन में हो डिग्री में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. रेडियन डिग्री का ताल्लुक सिर्फ टेक्नोमेट्री में होगा, बाकी कहीं नहीं होगा. एल एन 14 किया आपने 2.639, तो मैं इसको 2.64 कर रहा हूं. ठीक है. एल एन ऑफ 33.3 किया 3.505, तो मैं 3.51 कर रहा हूं. एल एन ऑफ 112 क्या आ जाएगा? 4.72. एल एन ऑफ 532.8 6.28 और एल एन ऑफ 3584 8.18. ये आ गई सारी वैल्यूज मेरे पास. ठीक है. अब मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये गलती अक्सर मैं भी कर देता हूं, तो आपसे भी होती होगी. आप जो है ना, जब ये वैल्यूज निकालें तो इनको क्रॉस कर दें. बाद में भले आप पेंसिल से करें, हटा दीजिएगा. क्यों? ताकि अब आप ये वैल्यू यूज ना कर लें. तो सिर्फ इसके लिए मैं इसको क्रॉस करता हूं कि अक्सर व बेशतर मैं भी बाय मिस्टेक कोई एक आध वैल्यू यहां से यूज कर लेता हूं. उसके बाद मैंने ये कंक्लूड किया कि आप इस पर लाइन मारते हैं, भाई आपने वैल्यू अब यूज नहीं करनी. आइए भाई ग्राफ पर. आपके पास 1 पे क्या है? 2.64. तो 1 पर 2.64, 2.5, 2.6, 2.64 यहां आएगा. क्रॉस लगाया करेंगे हमेशा. ठीक है. डॉट कभी भी नहीं लगाएंगे. 2.25 पर 3.51, 2.25, 2.25 एंड 3.51, 3.5 एंड यहां पर. उसके बाद 4 पे 4.72, 4 पे 4.72 ये आ गया. उसके बाद 5.062 पे 6.28, 5.06 मतलब 5.1 हो जाएगा ना. हाँ सही है. 5.1 पर क्या है? 6.28. 5.1 पर 6.28, 6.28 तकरीबन 3 हो जाएगा. चलें. और अब 9 पर 8.18, 9 पर 8.18 को 8.2 ही कर दिया. ये मेरे पास कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स आ रहे हैं. 1 2 3 4 5. हाँ सही है. ऐसे मेरे पास पॉइंट्स आ रहे हैं. यूज द डेटा टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. अब यहां पे मैंने बनानी है स्ट्रेट लाइन. आपको स्ट्रेट लाइन ऐसे बनानी होती है कि आपके पास जितने पॉइंट्स लाइन पर आ जाएं उतना ही आपके लिए अच्छा है. ठीक है. तो मैं यहां पर एक लाइन को प्लॉट करने की कोशिश करता हूं. ये बड़ी रफली लाइन है मेरे पास. आई थिंक ऐसी लाइन मुझे सूटेबल लग रही है जिसपे मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट्स यहां पर आ रहे हैं. एक पॉइंट बहुत नियर आ रहा है. हाँ एक पॉइंट मेरा काफी आउट जा रहा है. अब यहां पर एक हुआ है एरर, और एरर हुआ है 2.5 के स्क्वायर पे. 2.5 का स्क्वायर है 6.25, 6.25 ये एरर हुआ. अब अगर इस वैल्यू को हम यहां पर देखें भाई, 6.25 पर कितना है? 6.28. तो 6.25 मतलब ये हुआ कि 0 पॉइंट था ना, ये हटेगा हमारा. 6.25, 6.25 पर कितनी वैल्यू थी? 6.28, 6.3 तकरीबन. ये कहीं यहाँ कहीं आएगा. 6.3 और 6.25 ये बनेगा. यहाँ कहीं पॉइंट आएगा. तो अब मेरे पास सिर्फ ये एक पॉइंट आउट आ रहा है. इसको भी रीचेक करते हैं हम. ये कौन सा पॉइंट है? सेकंड पॉइंट है. सेकंड पॉइंट क्या था हमारे पास? 2.25 एंड 3.51. क्या हमने सही बनाया हुआ है? 2.1, 2.2, 2.25 इसके बीच में होगा, और 3.5
1, हाँ सही लग रहा है, 3.5 3.6 सही है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक लाइन बनेगी जिसको हम कहेंगे इट्स अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ठीक है जी। ये बन गई लाइन मेरे पास, 4 पॉइंट्स आ भी गए, एक पॉइंट बिल्कुल नियरेस्ट है। अच्छा होता कि ये भी आ जाता, या अगर हम थोड़ा लाइन को शिफ्ट करके देखें क्या ये पॉइंट आएगा, नहीं नहीं आएगा, इसी को करना पड़ेगा। जिसमें हमारे मैक्सिमम पॉइंट्स लाइन पर आ रहे होंगे ना, वो लाइन को हम फाइनलाइज करेंगे। चले जी, लाइन भी फाइनलाइज हो गई। अब क्या कह रहे हैं, यूज योर ग्राफ। अब देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि अब हम अपनी इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे, अब अपने ग्राफ से आंसर निकालेंगे। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, गिव योर आंसर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। बड़ा क्लियरली उसने कह दिया कि आंसर आएगा वन सिग्निफिकेंट के ऊपर, और आपने यूज करना है भाई अपने ग्राफ को। ओके जी, y इक्वल्स टू ए बी एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू ए बी एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो जरा इस इक्वेशन को जरा सही फॉर्म में लेकर आते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पर हम ln अप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा ln और यहां पर भी आएगा ln। अब आप यहां पर थोड़ा ln के लॉज अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ln y इक्वल्स टू ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b x पावर 2। तो ये हो जाएगा ln ऑफ y इक्वल्स टू ln ऑफ a प्लस एक्स स्क्वायर ln ऑफ b। ये बन जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ln ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ln ऑफ b प्लस ln ऑफ a, क्या कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसको अब कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो जो x के साथ है वो बना ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट बन गया, और ये बना y इंटरसेप्ट। ये आपको थोड़ा आइडिया हो गया लिखने से। अब यहां पर हमारे पास चूंकि हमने ग्राफ बनाया है एक्स स्क्वायर के साथ, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा है दैट इज एल एन बी, ये आपका ग्रेडियंट है, ठीक है ना। एल एन बी आपका ग्रेडियंट हो गया। तो मैं आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूं कि ग्रेडियंट रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर एल एन बी, और y इंटरसेप्ट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ln ऑफ a। आपको वैल्यू निकालनी है a और b की। ओके भाई, अब आप आते हैं, पहले तो आते हैं हम लोग किस पर, y इंटरसेप्ट पर आते हैं, निकालना इसको आसान है। अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ में मेरे पास जहां पर इस वक्त y इंटरसेप्ट हो रहा है वो 1.9 से थोड़ा ऊपर चला गया, तो मैं इसको 1.94 कह देता हूं, ठीक है ना, 1.94। तो मेरे हिसाब से जो अभी पॉइंट आ रहा है ग्राफ पर y इंटरसेप्ट का वो है 1.94 फ्रॉम ग्राफ। y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1.94, और हमारा y इंटरसेप्ट बराबर है ln ऑफ a इक्वल्स टू 1.94। अब यहां पर आपने निकालना है भाई इसकी वैल्यू, तो ये आपके पास होगा क्या, ये हो जाएगा a इक्वल्स टू e टू द पावर 1.94। अब यहां पर कैलकुलेटर मैं लेकर आता हूं स्क्रीन पे ताकि आपको बताऊं कैसे निकालते हैं। ये आ गया है कैलकुलेटर, अब हम जाएंगे इस पर, और सॉल्व करने के लिए e की पावर शिफ्ट दबा के ln दबाया, e की पावर 1.94। क्या आंसर आया भाई हमारे पास, दैट इज 6.958। ओके, सो a इज इक्वल्स टू 6.96 कर दें, लेकिन ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि उसने कहा था वन सिग्निफिकेंट फिगर, तो ए का आंसर आपका बन जाएगा स्ट्रेट अवे 7। ये तो आ गया ए का आंसर। अब आते हैं बी के ऊपर। अब आप याद रखें कि उसने कहा था ग्राफ से काम करना है। अब आइए भाई ग्राफ पर, ग्राफ पर मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है ना, वो पॉइंट जो मुझे लेना आसान लगे। तो लेट सपोज कि एक पॉइंट मैंने यहां मार्क कर लिया, मुझे आसान लग रहा था, इसको ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर मेरे पास y क्या है, दैट इज 3.5, और x क्या है, x इज 2.1, x 2.1 एंड y 3.5, x 2.1 एंड y 3.5। ये मैंने पहला पॉइंट ले लिया, ठीक है ना। आप भी अपनी लाइन पे कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैं ले लेता हूं जो मुझे एग्जैक्ट नजर आ रहा है, वो है ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहां पर y क्या है, यहां पर y होगा 7.567, y है 7.7, और यहां पर x क्या है, ये एक आगे वाला लाइन है ना, 8.2 एंड 7.7।
8.2 एंड 7.7। ये मैंने इसको दोबारा चेक करना पड़ेगा, 2.1 नहीं होगा, ये 2.2 है ना, यहाँ से ये एक 2 के बराबर है, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारा लोवेस्ट काउंट इजी 2.2 है। अब ये मैंने 2 पॉइंट ले लिए, आपके पास यकीनन 2 पॉइंट डिफरेंट आ रहे होंगे, सबके पास अलग आएंगे अपने, क्योंकि सबका ग्राफ अलग बन रहा होगा। अब निकालते हैं भाई ग्रेडियंट का फॉर्मूला, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब चूंकि इस सवाल में हमने कैलकुलेटर यूज किया और ऐसे सवाल आप P1 में नहीं आएंगे जहां पर आपको ln के फंक्शन वगैरह निकालने हो। सिंप्लीफाई करते हैं, 7.7 माइनस 3.5 डिवाइडेड बाय 8.2 माइनस 2.2, 7/10। तो ग्रेडियंट मेरे पास आ रहा है 7/10, ठीक है जी। अब आपके पास ग्रेडियंट क्या था, ln b, हमें तो b निकालना था ना बेटा। अब पहले मैं जरा कैलकुलेटर यहां से हटा दूं ताकि स्क्रीन पे हमारी जगह आ जाए। एक मिनट, हाँ अब सही है, सही है ना। हमें तो b निकालना था, b क्या था हमारे पास, ln b इक्वल 7/10 क्या बन गया, 0.7। अब यहां पर आप करेंगे b इज इक्वल्स टू e टू द पावर 0.7। ये काम हम करते हैं, कैलकुलेटर दोबारा लेकर आते हैं अपने पास। अब e टू द पावर ऑफ 0.7 जो कि आंसर में, दैट इज 2.01। तो मैं कहूंगा कि भाई बी का आंसर आ रहा है 2। ये बना आपका आंसर, क्योंकि आपको कहा हुआ है कि आपका आंसर 1 सिग्निफिकेंट फिगर में होगा, तो ये बनेगा आपका आंसर, ठीक है भाई। ए भी आ गया, बी भी आ गया, ये होगा लीनियर लॉ। अब क्या कह रहा है, यूज योर ग्राफ टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन y इज 200, गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन y इज 200। ओके, अब भाई y 200 है, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हमारे पास इक्वेशन ये रही, ये हमारे पास इक्वेशन थी ना। हमें यहाँ पर ए और बी तो मालूम पड़ गया, लेकिन वो कह रहा है मुझे ग्राफ से निकालो। ओके, तो अगर y 200 है, अब मेरे पास क्या y टेबल पर है, नहीं, मेरे पास तो ln y है। तो पहला काम तो हम ये करते हैं कि भाई पहले हम निकालते हैं ln y। अच्छा, कैलकुलेटर मैं मोबाइल में भी यूज कर रहा हूँ और यहाँ भी दिखा रहा हूँ, जो चीज़ आपको दिखानी होती है मैं यहाँ लगा देता हूँ ना, मैं छोटे मोटे काम यही कर लेता हूँ। ln ऑफ 200, ln ऑफ 200 ये आपके पास आ गया 5.298, तो हमने कर दिया 5.298, 5.29 ही कर लेते हैं इसको। मैं अभी राउंड ऑफ नहीं कर रहा, मैं फाइनल आंसर पे लेके जाऊंगा इसको राउंड ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो 5.298 को मैंने 5.29 या 5.3 भी चले आप कर लीजिएगा इसको। अब ये वैल्यू को आप देखेंगे ग्राफ पे, 5.3 देखते चलें ग्राफ पर हम। 5.3 किधर है भाई, 5.3 पे मैं हल्की सी लाइन लगा रहा हूँ, 5.1 2 एंड 3, ये है 5.3, सही ना। ऐसे आप लाइट से जरूर लाइट सी लाइन लगाया करें। 5.3 को ग्राफ पे मीट कराया और जहां पे मीट हुआ वो ये पॉइंट बन रहा है, यहां से जाके देखेंगे एग्जैक्ट वैल्यू कहां आ रही है हमारे पास। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आ रहा है 4.8 पर, लेकिन ये 4.8 पर याद रखें कि आपके पास x नहीं आ रहा, ये x स्क्वायर आ रहा है। तो अब आप लिखोगे भाई कि मेरे पास फ्रॉम ग्राफ 4.8 आ रहा है एट 5.29, x इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट x स्क्वायर इक्वल्स टू 4.8। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपल आप करेंगे इसका स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो हम भी कर लेते हैं भाई, 4.8 रूट ऑफ 4.8 दैट इज 2.2। सो x इज इक्वल्स टू 2.2। क्या 2 सिग्निफिकेंट में चलेगी कहानी, बिल्कुल ठीक है भाई। ये बनेगा आपका आंसर, सही है। 2 सिग्निफिकेंट पर आपका आंसर आ गया जो आपको कहा था। नेक्स्ट, गिवन दैट y इक्वल्स टू l क्यूब ऑफ y इक्वल्स टू x क्यूब ऑफ ln x, फाइंड dy ओवर dx। ओके, आपको डेरिवेट करना है, बहुत ही सिंपल सवाल है। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू ln x, आपने यहाँ पर सपोज करना है u और v को। u को हमने कह दिया भाई x क्यूब है और v को हमने कह दिया कि हमारे पास ln x है। अब u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, 3x स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ v क्या हो जाएगा हमारे पास 1/x। फॉर्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। सिंप्लीफाई करते हैं, व्हाट इज u, u इज 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ v इज 1/x, प्लस v इज ln ऑफ x एंड डेरिवेटिव ऑफ u इज 3x स्क्वायर।
सिंप्लीफाई थोड़ा बहुत करेंगे कि ये x कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 3x² ln ऑफ x। इसके आगे आप करें ना करें डजेंट मैटर, यहाँ 3x आए तो कॉमन निकालें, ना भी निकालें, कुछ कहा नहीं उसने आपको, यहाँ पे लाके हम छोड़ देंगे भाई, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हैंस फाइंड, आपको पता है कि यहाँ पर एग्जामिनर ये हैंस का वर्ड क्यों यूज करता है, कहीं पर भी हैंस का वर्ड आप देख लो, आप कनेक्ट करना कि भाई जो लास्ट पार्ट का आंसर है अब वो यहाँ पर यूज होगा। Hence find integral of 1 to 2 3x square ln x dx, give your answer in the form of ln a plus b where a is an integer and b is a rational number. Okay. अब यहां पर अगर आप देखो ऑब्जर्व करो तो हमने एडमैथ्स के कोर्स में इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल नहीं पढ़ा होता, खाली डेरिवेटिव में पढ़ा हुआ होता है। ठीक है ना, तो पहले तो हम देखते हैं हमने ऊपर क्या किया। अब यहां पर कहानी सुनिएगा, कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक फंक्शन था y इक्वल्स टू x क्यूब ln x, y इक्वल टू एक्स क्यूब ln x, ये आपके पास एक फंक्शन था जिसको आपने जब डेरिवेट किया था तो आपका आंसर आया था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x² ln x। क्या आया था? 3x 3x प्लस 3x² ln x, ये आपके पास आंसर आया था जब आपने इसको डेरिवेट किया था। ऑलराइट, आगे बढ़ने से पहले एक नज़र मैंने देखा लास्ट क्वेश्चन को तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर, और यहाँ पे गड़बड़ ये हुई है कि मैंने u लिखकर यहाँ लिख दिया डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है ना, तो ये सिली मिस्टेक हो जाती हैं, खासतौर पर रिकॉर्डिंग के वक्त तो ज़्यादा होती हैं ये। ओके, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास सिंपल u, और u क्या है मेरे पास, u इज़ एक्स क्यूब। जब आप कैंसिल करोगे सो u गॉट एक्स स्क्वायर प्लस 3x² ln x, ये बना मेरे पास इसका डेरिवेटिव, और इसको मैं यहाँ यूज़ करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा ये x² प्लस 3x² ln x। अब हमारी कहानी क्या थी कि हमको यहाँ पर करना था इंटीग्रेट। मैंने आपको ये कहा था कि जब भी हमारे पास हैंस का वर्ड होता है समझ जाएगा कि प्रीवियस का आंसर है यूज़ होगा। देखें, अब आपको जो है यहाँ पर जो इंटीग्रेट निकालना है वो इस पार्ट का निकालना है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों साइड पर इंटीग्रेट अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये हमारे पास बेसिकली रिवर्स इंटीग्रेशन बनता है यहाँ पर। ठीक है, कैसे? अब मैं राइट साइड पर इंटीग्रल का साइन ओपन कर रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ x² बन जाएगा प्लस इंटीग्रल ऑफ 3x² ln x बन जाएगा, और लेफ्ट साइड पर इंटीग्रल और डेरिवेटिव ये हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो तुम्हारे पास बचेगा सिर्फ y। ये था सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। इसमें जो आपके पास अननोन है वो क्या है? अननोन मेरे पास ये वाला है जो मुझे निकालना है, तो मैं अब इसको बनाऊंगा सब्जेक्ट, y अपनी जगह रखा, ये x² का इंटीग्रल यहाँ आके माइनस हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ x² इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 3x² ln ऑफ x। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन अब पूरा अपडेट हो गया, जो चीज़ आपको फाइंड करनी है वो आपने एक साइड पर उसको अरेंज कर दिया। ठीक है, y की जगह क्या आ जाएगा भाई, y किसके बराबर था, y बराबर था x³ ln x के, तो y आ जाएगा x³ ln x माइनस x² का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x³ अपॉन 3, ये मैंने इंटीग्रेट कर दिया। लिमिट्स क्या दी हैं, लिमिट्स आपको दी हैं फ्रॉम 1 to 2, और ये आ जाएगा जो मुझे निकालना था 3x² ln x का इंटीग्रल। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेट ये हुआ हुआ है। पहले हम अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, तो जहां पर भी आपको x नजर आएगा मैं वहां पे 2 पुट करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो x का क्यूब क्या हो जाएगा 8 ln ऑफ 2 माइनस x का क्यूब क्या, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8/3, ये हो गई अपर लिमिट माइनस। अब जहां पर भी आपको x नजर आएगा वहां पर मैं 1 पुट कर रहा हूँ, तो x की जगह 1 ln ऑफ 1 माइनस 1/3, और इक्वल टू जो आपको चाहिए था दैट इज 3x² ln x इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2। अब आपने सिंप्लीफाई करना है इसको भाई, क्या करेंगे अब इसको, हमें आंसर किस फॉर्म में देना है, हमने देना है आंसर ln a प्लस b की फॉर्म में आंसर देना है। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ 8 ln ऑफ 2 माइनस 8/3 माइनस, देखिए ln 1 तो हो जाएगा 0, ये तो खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/3, तो अब ये बन जाएगा 8 ln ऑफ 2 माइनस 8 + 1 माइनस 7/3,
क्या मेरे पास बी का आंसर आ गया? ए का आंसर तो मुझे मिल चुका है क्योंकि उसने कहा था कि बी आपका रेशनल नंबर होगा, तो बी तो मुझे मिल चुका है। अब आते हैं इस पर। हमें पता है कि भाई ln क्या हो जाएगा, 2⁻8 माइनस 7/3। और 2⁻8 क्या होता है, इट्स 256 माइनस 7/3। ये बनेगा आपका आंसर। 2⁻8 हो गई। सिंपल, हमने लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी कि हमने कोफिशिएंट को बना दिया पावर, और आपका आंसर आ गया। आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ए आपको इंटीजर नजर आ रहा है और बी आपको रेशनल नंबर नजर आ रहा है। ये आ गया आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू 2x plus 1 intersects the curve y plus xy plus 3x square equals to 15 at the point A and B. The point C with the coordinate 21/10 comma k lies on perpendicular bisector of AB. Find the value of k. Find the exact value of k. Okay. अब आपका ये क्वेश्चन है भाई 8 मार्क का। इतने लंबे सवाल की वजह, अगर आप ऑब्जर्व करो तो मुझे तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स ही नहीं पता। तो सबसे पहले तो हमको निकालने हैं भाई ए और बी के कोऑर्डिनेट्स। कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। आपको कैसे मालूम पड़ता है क्वेश्चन को देख करके यार यहां पर साइमल्टेनियस आएगा? तो याद रखें, द कीवर्ड इज इंटरसेक्ट्स। whenever we are finding the point of intersection, the only method we need to opt there is simultaneous equation. Keep that in mind. तो अब मेरे पास पहली इक्वेशन क्या है, y is equals to 2x plus 1, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, y प्लस एक्स वाई प्लस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 15। ये मेरे पास दो इक्वेशन है। यहां पर y ऑलरेडी बना हुआ है सब्जेक्ट, तो जब ये सब्जेक्ट बना हुआ है तो मैं इसको उठा के यहां पर यूज कर लेता हूं। तो ये मेरे पास आ रहा है y 2x प्लस 1 प्लस x, फिर आया y, और y की जगह आ जाएगा 2x प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 15। क्या किया मैंने, जहां पर भी y नजर आ रहा था वहां पर हमने इसको सब्सटीट्यूट कर दिया। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन में आपको एक ही अननोन नजर आ रहा होगा, दैट इज x ओनली। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 2x प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 15। हो गया। अब एक ही अननोन है, दैट इज एक्स स्क्वायर। 3 प्लस 2 5x स्क्वायर, 2 प्लस 1 3x। 15 अगर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 15 इज -14 इक्वल टू 0। अब चूंकि हम इस पेपर में कैलकुलेटर यूज कर ही रहे हैं तो मैं यहां पर भी इसको कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर लेता हूं अपनी मिडिल टर्म को। बट लेट मी चेक कि भाई ये इक्वेशन हमारी ठीक आ रही है, ऐसा तो नहीं कि यहां पर मिस्टेक हो रही है। तो हमने क्या किया भाई, हमने y को बनाया, सब्जेक्ट बना हुआ था, उसको हमने उठा के यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया, तो 2x प्लस 1। हाँ सही है, सही है, सही है, सो फार सो गुड। अब इसको हम सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियस मिडिल टर्म। तो कैलकुलेटर हमारा कहाँ चला गया भाई, कैलकुलेटर आ गया। आपने क्या करना है, अब आपने जाना है मोड में, इक्वेशन में नंबर 3 के ऊपर जाएंगे। ए क्या है मेरे पास 5 है, बी मेरे पास 3 है, एंड सी इज -14। इक्वल टू दबाया आपने तो यू गॉट एक्स इज 7/5। दो आंसर्स आएंगे हमारे पास क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो एक आंसर आ जाएगा एक्स का 7/5। फिर आपने इक्वल टू प्रेस किया तो यू गॉट एक्स इज -2। तो मेरे पास दो आंसर्स आ गए एक्स के। अब मुझे वाई चाहिए। कैलकुलेटर को दोबारा लेके जाने के लिए मोड दबा के 1 प्रेस किया, यू गॉट द कैलकुलेटर इन नॉर्मल मोड, और इसका काम हुआ खत्म। ठीक है जी, आगे आते हैं। अब मुझे चाहिए भाई वाई। वाई के लिए क्या करेंगे, हमारे पास था y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। दो बार लिखा हमने y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, और अब आप x की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। सो y इक्वल्स टू 2x की जगह 7/5 प्लस 1, y इक्वल्स टू x की जगह -2 प्लस 1। तो यू गॉट x इज इक्वल्स टू 14/5 प्लस 1। After taking out the LCM, it will be 14 plus 5/5. That is y equals to 19/5. और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y equals to -4 plus 1, y is equals to -3। तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, एक पॉइंट आया मेरे पास 7/5,
19/5, एक ये पॉइंट आ गया और एक पॉइंट आ गया -2 एंड -3। ये आपके पास आ गए दो कोऑर्डिनेट्स जो हमें चाहिए थे ए और बी के। आप कहते हैं भाई ये ए है ये बी है, या उसको बी इसको ए कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दो पॉइंट्स आ गए। अब आपको क्या करना था भाई, द पॉइंट सी विद द कोऑर्डिनेट लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब आते हैं बाइसेक्टर के ऊपर, ये हमारा पहला काम हो गया खत्म, पॉइंट्स आ चुके हैं, ठीक है ना। अब बाइसेक्टर के लिए आपको चाहिए होता है मिड पॉइंट, तो अब हम निकाल लेते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का सिंपल सा वर्किंग फार्मूला होता है, मैं यहाँ फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब दोनों का x कोऑर्डिनेट क्या है, एक का 7/5 और एक का -2 है, तो 7/5 -2, x1 + x2/2 y कोऑर्डिनेट्स क्या है 19/5 एंड -3, y1 19/5 एंड -3 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमरेटर में लिया जाएगा एलसीएम, तो 7 - 2 5 = 10 और 5 2 आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यही काम यहाँ किया। 19 - 5 3 = 15 एंड 5 2 = 10, so 7 - 10 is -3/10 and 19 - 5 is 4/10, जो आप बाद में सिंप्लीफाई मजीद कर सकते हो। ये पहला काम हो गया आपका मिड पॉइंट। दूसरा काम होता है आपका ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 x2 - x1। तो y2 मैंने कह दिया लेट्स सपोज b को, तो -3 - 19/5 डिवाइडेड बाय -2 - 7/5। अब इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं, सो -15 - 19/5 डिवाइडेड बाय -10 - 7/5। ये सब मैंने क्या किया, एलसीएम लिया। 19 में आपने 15 को ऐड किया, 19 29 29 34, सो -34 डिवाइडेड बाय -17, सो द ग्रेडियंट यू गॉट इज 2। अब ये तो आपका ग्रेडियंट आया है, हम यहाँ निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर ग्रेडियंट, तो अब आपको चाहिए ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर, पी कर दिया। ये कैसे आएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल करना पड़ता है, तो ये आ गया आपके पास -1/2। अब ग्रेडियंट आ गया, अब आते हैं पॉइंट के ऊपर। पॉइंट मुझे पता है ए और बी का, अब इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया, y - y1 = mx - x1। अब आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स प्लेस करेंगे, कीप इन माइंड कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपने मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को यूज करना है। मिड पॉइंट क्या आया था, -3/10 एंड 4/10, सिर्फ ये यूज होगा, ठीक है। सो y - y1 की जगह आ जाएगा 4/10 = m is -1/2 x1 क्या था हमारे पास -3/10, तो ये हो जाएगा +3/10। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर आके, 2y - 2 4 = 8/10 = -x - 3/10, ये हो जाएगा। अब नंबर्स को एक तरफ ले आते हैं, 2y + x = 8/10 - 3/10। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं सॉल्व करना, क्योंकि सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी गॉट द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। और एक बार हमारे पास इक्वेशन आ गई तो फिर हमारा काम आगे भी ऐसा, 2y + x 2y + x = अब यहाँ पर क्या आएगा, 8 - 3 5/10, 8 - 3 हो जाएगा 5/10 एंड 2y + x = 1/2। ये जो आपके पास आया दैट इज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसने आपसे कहा था कि इस पर C लाई कर रहा है विद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 21/10 k। अब आपने इसी इक्वेशन में x और y की जगह इन पॉइंट्स को प्लेस करना है, तो ये बनेगा y की जगह आ जाएगा मेरे पास k 2k प्लस x की जगह 21/10 = 1/2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 2k = 1/2 माइनस 21/10, 2 और 10 का एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 10, 2 5 = 5 माइनस 21 equals to 2k. So 5 minus 21 is -16/10, और ये जो 2 है ये 2 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया k. So 2 1s are and 2 8s are, 2 4s are and 2 5s are. So k is equals to -4/5, ये बना आपका आंसर।
ठीक है। तो कहने को क्वेश्चन काफी लेंदी था, बट क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। एक सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आते हो, देखिए यहाँ सब कुछ चेक हो गया, साइमल्टेनियस भी आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन भी आ गई, बाइसेक्टर भी आ गया, मिड पॉइंट भी आ गया, कंडीशन भी आ गया, सब कुछ एग्जामिनर चेक किया। कितने मार्क्स के ऊपर? 8 मार्क पे पूरा टॉपिक चेक कर लिया उसने। आगे देखते हैं। द पॉइंट डी लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी सच दैट its perpendicular distance from AB is twice that of the point C from AB. Find the possible coordinates of D. अब देखिए ये सवाल जो है ना, ये इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा तो नहीं कहूंगा, इसके दो केसेस बनेंगे। एक केस तो आपको आसान से समझ में आ जाएगा, एक केस टाइम लेगा, और जगह जो है, स्पेस जो है वो थोड़ी कम है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, मुझे खाली सवाल को सॉल्व नहीं करना, इसलिए मुझे टाइम लगेगा। अब पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए आपके पास एक लाइन थी ए बी, तो लेट सपोज मैंने कहा भाई ए बी एक लाइन है, ठीक है ना, हमने मेंशन कर दिया ये ए बी है। इस पर आ रहा था एक इसका बाइसेक्टर, वो था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना। इस बाइसेक्टर पर हमने निकाला था मिड पॉइंट, वो पॉइंट हमारा ये वाला था, दैट इज द मिड पॉइंट। और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास थे -3/10 एंड 4/10, जो हमने यहाँ निकाले थे। -3/10 एंड 4/10 लिख रहा हूं मैं। अच्छा जी, अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि डी एक पॉइंट है जो कि इस लाइन पर कहीं पर मौजूद है, कहां है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो डी का डिस्टेंस है ए बी से वो डबल है एज कंपेयर टू वो डिस्टेंस जो सी का है ए बी से। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भाई सी पॉइंट जो है ना यहां पर है, एग्जाम्पल सी पॉइंट ए बी पे लाई कर रहा है, वो बता चुका है। अगर सी पॉइंट का डिस्टेंस एम से 1 यूनिट है, तो डी पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से 2 यूनिट है, ये आपको कह रहा है। ये पहला केस है। अभी सिर्फ पहले केस से फोकस करेंगे, जब ये समझ में आएगा तो सेकंड पे लेके जाऊंगा, ठीक है। दोबारा सवाल पढ़ते हैं। डी लाइज ऑन बाइसेक्टर ए बी, डी लाइज ऑन बाइसेक्टर ए बी, ठीक है, सच दैट इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए बी, इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए बी इज ट्वाइस दैट ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम ए बी। जितना डिस्टेंस सी का ए बी के लाइन से होगा, उसका डबल डी का होगा ए बी के लाइन से। ये हमारा पहला केस था। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि सी जो है यहां से 1 यूनिट है, तो डी यहां से 2 यूनिट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये डिस्टेंस भी तो 1 यूनिट होगा। तो अब यहां पर जो हिडन कंडीशन थी वो ये थी कि सी नाउ बिकम्स द मिड पॉइंट, क्योंकि रेशो 1:1 हो चुका है। अब यहां पर हम डी का पहला पॉइंट निकालेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट। कैसे निकालेंगे भी देखें। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट इज x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है। मिड पॉइंट कौन है? अगर ये रेशो 1 है, ये रेशो 1 है, इसका मतलब मिड पॉइंट सी है। और सी के कोऑर्डिनेट्स तो हम निकाल चुके हैं। सी का एक कोऑर्डिनेट -4/5 था और एक था 21/10। तो सी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 21/10 एंड -4/5। ये तो आ गया मेरा मिड पॉइंट इक्वल्स टू x1। x1 में मैंने कह दिया भाई एक d है और एक पॉइंट m है। तो अगर मैं d को कह रहा हूं, लेट सपोज d को मैंने कह दिया भाई x1 y1 d है, तो d आ जाएगा मेरे पास x1, x2 क्या है मेरे पास -3/10, x1 प्लस x2/2, y क्या था भाई y1 प्लस y2 क्या है 4/10/2। ये आपका d का पहला केस आ रहा है। अभी ये मत सोचिएगा कि एक और केस बनेगा, बिल्कुल बनेगा, पहले तो कंप्लीट करें। अब इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 10x माइनस 3/10 2 जार 20, ये आ जाएगा 10y प्लस 4/10 2 जार 20, और यहाँ पर आ जाएगा 21/10 एंड नेगेटिव का 4/5। अब आपने इक्वेट करना है। x कोऑर्डिनेट को x के कोऑर्डिनेट से इक्वेट करेंगे और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से इक्वेट करेंगे। करते हैं भाई। 21/10 इक्वल्स टू 10x माइनस 3/20। लेफ्ट साइड और राइट साइड 0 और 0 कैंसिल हो गया। ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 21 टाइम्स 2 इज 42, -3 यहाँ पर आगे +3 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 10x। 42 + 3 हो जाएगा 45/10, जो कि होता है 9/2। ये आ जाएगा मेरे पास x का एक आंसर। ठीक है, इसी तरह y को सॉल्व करते हैं। y के लिए क्या हो जाएगा भाई? -4/5 इक्वल्स टू 10y प्लस 4/20।
5 1 जार 5 4 जार 4 4 जार 16 -16, ये +4 यहाँ आके हो जाएगा -4 -4 इक्वल्स टू 10y, -16 -4 -20 -20 अपॉन 2, 10 इज -2 इक्वल्स टू y। तो ये मेरे पास d का एक कोऑर्डिनेट आया 9/2 -2, ये तो एक कोऑर्डिनेट आया। सही है ना, ये वाला केस सिंपल था इसमें आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया दैट सी इज द मिड पॉइंट, क्योंकि रेशो 1:1 हो गया था, इसलिए मेरे पास आंसर सिंपल आ गया। अब सेकंड केस के देखते हैं, दूसरा केस क्या बनेगा। देखें बेटा, अगर हमारे पास एक लाइन है ए बी और ए बी का जो था बाइसेक्टर, ये आ गया ए बी का बाइसेक्टर, सही है ना। अब उसने कहा लेट सपोज, ये भी हो सकता है यहाँ पर कि अगर ये पॉइंट सी है और सी का डिस्टेंस अगर डी से ए बी से 1 यूनिट है, तो डी पॉइंट यहाँ कहीं हो और इसका डिस्टेंस 2 हो। ये भी तो हो सकता है ना हमारे पास कि सी प्लेसमेंट यहाँ हो जाए। अब यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखें, अब यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा होगा, लेट सपोज मैंने कह दिया एक पॉइंट है पी है, एक रैंडम पॉइंट है, लेकिन इसका जो रेशो होगा यहाँ से ये बराबर हो जाएगा 1 के, हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर पी पॉइंट निकालूंगा। पी पॉइंट कैसे निकालूंगा? पी पॉइंट निकालूंगा बाय यूजिंग दीज 3 पॉइंट्स पी एम एंड सी। पी एम और सी को हम यूज करके पी का पॉइंट निकालेंगे। अब दोबारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं पी के लिए। पी के पॉइंट्स को मैं कह देता हूं आपकी आसानी के लिए ए कॉमा बी, ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहां पर मैं x1 y1 नहीं कर रहा, क्लैरिटी के लिए। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। मिड पॉइंट क्या है मेरे पास? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट फॉर m, ये हमने निकाले थे। m हमारे पास आया था ये रहा, -3/10 एंड 4/10। So m is -3/10 and 4/10. Now I am applying the midpoint formula on P and C. तो P का तो x कोऑर्डिनेट है a, C का x कोऑर्डिनेट था 21/10 था, आई गेस, यस 21/10। तो C का x कोऑर्डिनेट आ गया 21/10, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 + y2। C का y कोऑर्डिनेट था 4/5 जो हमने निकाला था, y1 + y2/2। ये ए बी का आंसर आएगा। कीप इन माइंड ये डी का आंसर नहीं है, डी का आंसर बाद में आएगा। अब यहां पर सॉल्व करते हैं, वही x को इक्वेट करेंगे। -3/10 इक्वल्स टू, एलसीएम ले रहा हूं, 10a + 21/20। इसी तरह y को इक्वेट किया, 4/10 इक्वल्स टू 5b - 4/10। सही है, सिंप्लीफाई करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 जाके मल्टीप्लाई होगा, -6 इक्वल्स टू 10a + 21। 21 में रह के माइनस हो जाएगा, दैट लीड्स टू -27/10 इक्वल्स टू a। b निकाल लेते हैं यहाँ से, 10 10 कैंसिल हो जाएगा, सो b इज इक्वल्स टू 8/5। ये तो आ गया मेरे पास p का कोऑर्डिनेट, जो मैंने p लिया था ना, p इज -27/10 एंड 8/5। अब ये पी क्यों निकाला था, अब ये कहानी से लाते हैं भाई, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे इसी को। डायग्राम पर आइए। अब देखें बेटा, ये टोटल 2 था, सही है ना। मैंने यहाँ पर 1 डिवाइड किया, इसका मतलब है जब 2 में से 1 यहाँ पर है तो ये भी तो 1 हो जाएगा, ये भी तो 1 होगा मेरे पास। नाउ P बिकम्स द मिड पॉइंट ऑफ D एंड M। अब P मिड पॉइंट हो गया D और M का। दोबारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। P इज द मिड पॉइंट ऑफ D एंड M। लिख भी रहा हूं यहाँ पर, P is the midpoint of D and M। अब दोबारा अप्लाई किया, P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। P का कोऑर्डिनेट क्या, -27/10 एंड 8/5, -27/10 एंड 8/5 इक्वल्स टू x1 + x2। D का कोऑर्डिनेट ले लिया हमने x1, M का कोऑर्डिनेट हमें पता है कितना है हमारे पास, है -3/10। x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y क्या है भाई मेरे पास, d का y तो मुझे निकालना है, और उसका y क्या निकाला था हमने, m का 4/10। y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। और आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको, x को इक्वेट कर रहा हूँ, -27/10, 10x - 3/10, 2 = 20। y को इक्वेट किया 8/5 इक्वल्स टू 10y + 4/10, 2 = 20। सिंप्लीफाई करेंगे भाई,
27 2s are 54 माइनस 54 इक्वल्स टू 10x माइनस 3, माइनस 3 आके प्लस हो जाएगा, माइनस 51 इक्वल्स टू 10x एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 51 अपॉन 10। इसी तरह y पर आते हैं हम लोग, 5 1s are 5 4s are 4 8s are 32 इक्वल्स टू 10y प्लस 4 जाके माइनस हो जाएगा, 28 इक्वल्स टू 10y एंड y इक्वल्स टू 28 अपॉन 10 जो कि बराबर हो जाएगा 2 14s are एंड 2 5s are 10। तो ये आपके पास डी के आंसर्स आ गए। आई नो कि ये क्वेश्चन ज़रा मुश्किल लगा होगा आपको, क्वेश्चन था भी थोड़ा हट के, क्वेश्चन में सपोजिशन आई थी और विदाउट स्केचिंग तो आपको समझ में नहीं आता। तो कोई भी इस तरह का सवाल हो आप वहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच ना करें, कोई ना कोई मेथड ज़रूर बिल्डअप करें, कोई स्ट्रेटेजी बिल्डअप करें, ताकि ये ना हो। देखिए आपका टारगेट ये नहीं है कि आप ये सवाल करें, नहीं, आपका टारगेट ये होता है कि इस जैसा कोई भी सवाल आपके पास है आप उसको करने के काबिल हो जाए। आप तो सिर्फ यहाँ से कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा, चीज़ों को समझिएगा कि हमको क्या डेटा गिवन था और उस डेटा को हमने कैसे यूज किया टू फाइंड द अननोन वैल्यूज, ये आपका काम है। ओके जी, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम द टॉपिक वेक्टर्स। द डायग्राम शोज ट्रेपेजियम OABC वेयर OA is 4A, OC is C, CB is 2A। पहले जो उन्होंने दिया पहले मैं मार्क कर लेता हूँ, OA इन्होंने मार्क किया हुआ है, OC इन्होंने मार्क किया हुआ है एंड CB मार्क्ड है, ठीक है। द पॉइंट D लाइज ऑन AB सच दैट AD रेशो DB is 2:1। तो अगर ये 2 होगा तो ये यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये मैं बता दिया। द पॉइंट X is the point of intersection of the line OD and AC. It is given that AX is equals to lambda time AC and OX is mu times OD. Find in terms of A and C the vector AB. Okay. आपको A से लेके B आना है, पहले मैं A से लेके O जाता हूँ, फिर O से लेके C जाता हूँ, फिर C से लेके B आ जाता हूँ। तो अगर मैं A से लेके O आया, उल्टा कवर किया, दैट इज -4A। फिर मैं O से लेके C गया C, और फिर मैं C से लेके B गया, दैट इज 2A। तो -4A और 2A सॉल्व हो जाएंगे, सो यू विल गेट C - 2A, दैट इज अ वेक्टर AB। पहले पार्ट का आंसर सिंपल था, आ गया। O से लेके जाना है आपने D तक, O से लेके D तक जाना है, ओके। अब पहले मैं जाता हूं O से लेके A एंड देन A से लेके D, ये लिख देते हैं। पहले O से लेके A गए, पहले गए O से A और फिर गए A से लेके D। O से लेके A क्या है वो तो आपको मालूम है, इट इज 4A। अब A से लेके D पर आपके पास रेशो है, ये है 2, टोटल कितना है मेरे पास 3। टोटल 3 कैसे होगा, देखें बेटा, ये 2 है ये 1 है, टोटल आ जाएगा आपके पास 3। तो ये हो जाएगा 2/3। 2/3 किसका, AB का, और AB क्या है मेरे पास, AB हमने निकाला है C - 2A। क्या ये आंसर है, बिल्कुल नहीं। क्यों, आपके पास 2 बार A आ रहा है, अब सिंप्लीफाई करना मैंडेटरी हो गया। तो पहले तो मैं काम करता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, 4A प्लस 2C माइनस 2 2s are 4A अपॉन 3 यहाँ भी और अपॉन 3 यहाँ भी है। अब 4A वालों को एक साथ लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4A माइनस 4A अपॉन 3 प्लस 2C अपॉन 3। पूरे का एलसीएम ले लेते हैं, 3 कर लेते हैं पूरे का एलसीएम। 3 4s are 12A माइनस 4A प्लस 2C, 12 माइनस 4 8A अपॉन 3 प्लस 12C अपॉन 3, या 8A प्लस 12C अपॉन 3 भी आप कर सकते हैं, मैंने 8 में लिख दिया, अपॉन 3। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे, फाइंड OX इन टर्म्स ऑफ AC एंड म्यू। अब OX निकालने के लिए यहां पर आपको हिंट दिया हुआ है कि आपको OD चाहिए होगा। OD मैं निकाल चुका हूं, ये रहा। अब इसको यूज करते हैं, हमें दिया हुआ है दैट OX इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स OD, ये आपको दे दिया। तो OX इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स OD क्या आया था, 8A अपॉन 3 प्लस 12C अपॉन 3। ये आपका आंसर है, आगे को सॉल्व नहीं करना। फिर कह रहा है आपको AX निकालो। AX के लिए मुझे यहाँ पर हिंट मिली है कि मुझे AX के लिए AC चाहिए होगा। अब A से लेके C चाहिए, A से लेके C, तो पहले A से लेके O आते हैं, फिर O से लेके C चले जाते हैं। तो पहले निकालते हैं भाई AC, A से लेके C, तो पहले A से लेके O जाते हैं और फिर O से लेके C जाते हैं। तो A से O आ गया -4A प्लस O से लेके C कितना है, C है, तो ये आ गया मेरे पास A से लेके C। अब आते हैं AX पर। AX निकालने के लिए उसने कहा कि AX बराबर है हमारे पास लैम्डा टाइम AC, तो लैम्डा टाइम्स AC।
तो ए एक्स बराबर है लैम्डा टाइम सी माइनस 4a के। ये आ गया आपका आंसर। सही है, आगे बढ़ते हैं। हैंस फाइंड, हैंस का मतलब क्या होता है भाई, आपने लास्ट वाले पार्ट को यहां पर यूज करना है। हैंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू। अब लैम्डा और म्यू को आपने यहां पर कैसे कनेक्ट करना है, लैम्डा और म्यू कहां कहां आ रहा है, ए एक्स पर आ रहा है और ओ एक्स पर आ रहा है। पहले आपने ये चेक करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है कि आप इन दोनों को कैसे इक्वेट कर सकते हैं। अब जो आपने आंसर्स निकाले थे ना, उनको यहां पर कैसे कनेक्ट करना है, देखें। अगर मैं आपसे कहूं कि यार हम ओ से लेके एक्स जाते हैं, तो ओ से एक्स जाने के, वैसे तो यहां से यहां भी जा सकते हैं, बट हमने क्या निकाला है, अब ये देखो, हमने यहां से निकाला हुआ है ओ एक्स और ए एक्स, हम इसको यूज करेंगे ना, हमें तो लैम्डा और म्यू का आपस में कनेक्ट करना है। तो अब हमारी इक्वेशन पहले ही बनाएंगे डायग्राम को देखकर के यार ओ से लेके ए प्लस ए से लेके एक्स इक्वल टू ओ से लेके एक्स, ये हमारा बनेगा वेक्टर। ओ ए प्लस ए एक्स इज इक्वल्स टू ओ एक्स, ये पहला आ गया। अब वैल्यू प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ओ ए, ओ ए तो मुझे मालूम है भाई 4a है। व्हाट इज ए एक्स, ए एक्स हम निकाल चुके हैं। ए एक्स है हमारे पास लैम्डा टाइम सी माइनस 4a, लैम्डा टाइम सी माइनस 4a, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, इक्वल टू व्हाट इज ओ एक्स, ओ एक्स मेरे पास आया था म्यू टाइम्स 8a प्लस 12c, म्यू टाइम्स 8a प्लस 12c ओवर 3, ये आया था, हाँ 8a प्लस 12c ओवर 3, ठीक है। चेक कर रहा हूँ मैं, कोई गलती ना हो गई हो, 2 2 जार 4 और 3 अपनी जगह आ गया, ठीक है 2c, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद हम इसको इक्वेट करेंगे। चलें, अच्छा यहां पर ये 12 नहीं है 2 है, ठीक है ना, यहां पर भी 2 है और ये यहां पर भी 2 है। एक्सपेंड करते हैं। अब यहां पर एक्सपेंड किया, यू गॉट 4a प्लस लैम्डा सी माइनस 4a लैम्डा इक्वल्स टू, यहां भी एक्सपेंड करते हैं, 8a म्यू ओवर 3 प्लस 2 म्यू सी ओवर 3। अब आपने क्या करना है, अब आपने ए वालों को ए वाले यहां पर आएंगे और सी वाले यहां पर आएंगे। अब ए वाला कौन कौन है, यहां पर ये 4 के साथ ए है, ये आएगा 4 माइनस ए के साथ कौन है 4 और लैम्डा, तो ये आएगा 4 लैम्डा। राइट साइड पर ए का कोफिशिएंट क्या है 8 म्यू एंड 3, यहां पर आ जाएगा 8 म्यू ओवर 3। ये मैंने क्या किया, मैंने ए को कंपेयर कर दिया, इसी तरह मैं सी को कंपेयर करूंगा। अब सी के साथ लेफ्ट पे क्या है लैम्डा, और सी के साथ राइट पर क्या है 2 म्यू ओवर 3, सही है। सी के साथ ये और तो कुछ भी नहीं है ना, सी के साथ नहीं है। अब मेरे पास यहां पर लैम्डा बन चुका है ऑलरेडी सब्जेक्ट, इस लैम्डा को मैं यहां यूज कर लूंगा, तो ये बनेगा मेरे पास 4 माइनस 4 लैम्डा की जगह 2 म्यू ओवर 3 इक्वल्स टू 8 म्यू ओवर 3। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको एलसीएम लेके, तो यहाँ पर एलसीएम आ गया 3 3 4 जार 12 माइनस 4 2 जार 8 म्यू इक्वल्स टू 8 म्यू ओवर 3, 3 और 3 कैंसिल हो गया, 12 इक्वल्स टू 8 म्यू प्लस 8 म्यू दैट इज 16 म्यू, 12 इक्वल्स टू 16 म्यू एंड 12 ओवर 16 इक्वल्स टू म्यू। तो यहाँ से आपको म्यू का आंसर क्या मिल जाएगा भाई, 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू म्यू। तो यहाँ पर हमने कंपेयरिंग कोफिशिएंट करी है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन्स। लैम्डा आ गया मेरे पास 3/4, लैम्डा को हम यहाँ पुट कर देंगे, अब सॉरी म्यू आ गया, म्यू इज 2 ओवर 3 टाइम्स म्यू, म्यू क्या आया था 3/4, 3 और 3 कैंसिल हो गया, सो लैम्डा इज 1/2। ये आपके पास आंसर आ गया भाई लैम्डा के और म्यू के, ठीक है जी। अगला पार्ट ट्रिग्नोमेट्री। सॉल्व द इक्वेशन 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। सिंपल सवाल है, आपको यहाँ पर पहले तो मिडिल टर्म करेंगे हम लोग, 7 2 जार 14, तो ये आ जाएगा 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 7 tan थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। 7 tan थीटा कॉमन निकाल लिया, क्या बचा हमारे पास tan थीटा प्लस 1 माइनस 2 कॉमन निकाला, tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब कॉमन आ रहा है tan थीटा प्लस 1, उसको कॉमन निकाल लें, tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
एंड 7 tan थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। tan को बनाइए सब्जेक्ट, tan थीटा इक्वल्स टू -1 एंड tan थीटा इक्वल्स टू 2/7। यहाँ तक आने के बाद अब मैं देखूंगा मेरी रेंज क्या है। मेरी रेंज चल रही है फ्रॉम -180 टू +180। सही है, -180 3 और 4th क्वाड्रेंट आ गया, +180 फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। tan थीटा नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? ये जो क्वाड्रेंट आ रहा है आपके पास दैट इज सेकंड एंड फोर्थ, और यहाँ जो आपको क्वाड्रेंट मिल रहा है दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड। सही है, अल्फा निकालते हैं। tan इनवर्स ऑफ 1 होता है 45 डिग्रीज, यहाँ भी अल्फा निकालते हैं। tan इनवर्स ऑफ 2/7 करके देखते हैं भाई। tan कैलकुलेटर आपको रीडिंग मोड पे होना चाहिए, डिग्री पे होना चाहिए, सॉरी। तो tan इनवर्स ऑफ 2/7 दैट इज 15.94। ठीक है भाई, अब आपने जाना है जो आपकी पॉजिटिव में रेंज है उसमें खाली 180 आ रहा है, इसका मतलब है खाली पहला क्वाड्रेंट आएगा। यहाँ पर आपका थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव में नहीं आएगा। सही है ना? अब यहाँ पर 10 नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि या तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा या आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि हमारी रेंज में हमको -180 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये क्वाड्रेंट एक्टिव हो गया और हमारे पास ये क्वाड्रेंट एक्टिव हो गया। तो हमारे पास इन क्वाड्रेंट में जो जो हमारे ऑप्शंस आ रहे हैं वहाँ पर आंसर ज़रूर देंगे। अब आते हैं हम पॉजिटिव साइड पर ना। यहाँ पर अगर आपको मिल रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा? थीटा इज 180 माइनस 45 दैट इज 135। और अगर यहाँ पर आपको मिल रहा है चौथा क्वाड्रेंट, देखिए चौथा हमारा पॉजिटिव में नहीं जा रहा, नेगेटिव में जा रहा है, तो उसके लिए थीटा आएगा हमारा -45। तो ये दो आंसर्स आ गए हमारे पास 2 और 4 क्वाड्रेंट के। अब आए यहाँ पर, अगर यहाँ पर पहला क्वाड्रेंट होगा तो यहाँ तो थीटा आपका सेम रहेगा, दैट विल बी 15.94। ठीक है, ये तो सेम रहेगा आपका। लेकिन अगर यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे आप, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम नेगेटिव से जाएंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हो जाएगा -180 एंड माइनस नहीं 1 सेकेंड थर्ड प्लस 15.94। इसका आंसर क्या बनेगा भाई आपके पास? -164.1 डिग्री। ठीक है ना? ये थर्ड क्वाड्रेंट चलेगा आपका। तो हमारे पास थीटा के 4 आंसर्स आ गए। कौन कौन से आए भाई? पहले आया 164.1, देन -45, देन 15.94 एंड लास्टली 135। ये आपके बनेंगे चारों आंसर्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द इक्वेशन 3 sin 3 psi माइनस 1.5 माइनस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ पर आपके साई जो है वो 0 से लेके 3 है, एंड कीप इन माइंड के एंगल आपका रेडियन पर है। ओके, सबसे पहला काम आप अपनी रेंज को मॉडिफाई कर लें। आपकी रेंज क्या है? देखें, साई अगर है तो आपके पास है 0 से लेके 3, लेकिन अगर आपके पास है 3 psi माइनस 1.5, अब रेंज क्या हो जाएगी? अब जो लोअर साइड होगी, जब आप साई की जगह यहाँ 0 पुट कर दोगे तो ये आएगा -1.5, और जब आप अपर वैल्यू डालोगे कि आप यहाँ पे लिखोगे 3, तो 3 3s आर 9, 9 माइनस 1.5 इट्स 7.5। ये बनेगी आपकी रेंज। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हमारे एंगल इस रेंज में आ रहे होंगे हम उनको कैटर करेंगे, और ना फिर उनको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है ना? अब हम इस पूरे को ले लेंगे, अभी अपने हिसाब से ले लिया। लेट्स सपोज मैंने इसको ए ले लिया, तो ये हो गया 3 sin A इक्वल्स टू 2, sin A इक्वल्स टू 2/3। सबसे पहला काम कैलकुलेटर जाएगा आपका रेडियन मोड पर। रेडियन मोड पर आ गया कैलकुलेटर। अब आप सॉल्व करना स्टार्ट करें। 2 डिवाइडेड बाई 3 का साइन इनवर्स, ये किया आपने, यू गॉट 0.73। तो आपके पास अल्फा आ गया 0.73, क्योंकि आपका साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा या सेकंड क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, तो मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पर कि हमारे जो क्वाड्रेंट्स हैं साइन पॉजिटिव है, या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। अब स्टार्ट करते हैं भाई। जब तक हम इसको रोटेट करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास क्या नहीं होगा, इस रेंज से आउट नहीं जा रहा होगा। ठीक है, ओके भाई। जब आपने पहला अपना एंगल लिया तो पहले तो आ जाएगा 0.73। पहला एंगल आया हमारे पास 0.73, ये वाला। जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे तो आप इसको पाई में से माइनस करोगे। सो 3.142 माइनस 0.73
यू गॉट 2.412। अब 2.412 आप चेक कर सकते हो कि भाई इससे छोटा है, तो अभी हम दोबारा घूमेंगे। अब आप अपने एंगल्स को 2 पाई में ऐड करोगे। एक बार चक्कर हो गया ना, अब 2 पाई में ऐड किया। अब सेकंड चक्कर के लिए मैं चेंज कर रहा हूँ अपना कलर चेंज कर दिया। 2 पाई में आपने ऐड किया 0.73 में, और 2 पाई में आपने ऐड किया 2.412 को। इन सबको चेक करते हैं। तो 2 पाई प्लस 0.73, ये बना 7.013, एंड 2 पाई प्लस 2.412, ये बना 8.695। जैसे ही आपका इससे ऊपर चला गया तो भाई ये वाला हो गया रिजेक्ट। इसका मतलब है कि अब मेरे पास ये तीन आंसर्स बन रहे हैं, 2.412 एंड 0.73। ये सारे आ रहे हैं मेरे थीटा के आंसर्स, ठीक है ना। अब मेरा जो एंगल था वो था 3 साई माइनस 1.5, तो मैं इसको रिप्लेस करूंगा 3 साई माइनस 1.5 इक्वल टू 0.73 एंड 2.412 एंड 7.013। अब इन तीनों में 1.5 ऐड होगा और 3 आके डिवाइड होगा, ताकि मेरे पास साई की वैल्यू आ जाए। तो हम तीनों में एक काम ही करेंगे, ठीक है ना, साई निकाल लें। तो 0.73 में ऐड किया 0.73 प्लस 1.5 एंड डिवाइडेड बाय 3, तो एक आंसर आ रहा है 0.743। अब ये सारे आंसर रेडियन में आ रहे हैं, ठीक है। 2.412, इसको मैं यहीं कर लेता हूँ इनफैक्ट, ताकि आपको भी समझ आए मैं कर क्या रहा हूँ। सेकंड वाले पर आए ना, हाँ ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, 2.412 प्लस 1.5 जो भी आंसर आया डिवाइड बाय 3, ये आ जाएगा मेरे पास 1.304। लास्ट वन 7.013 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा 2.83 या 84। ये जो सारे आंसर्स आ रहे हैं ये आपके आ रहे हैं रेडियन में। चौथा एंगल हमारा कोई नहीं आएगा। ये आपके तीन आंसर्स हैं फाइनल। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यस, लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आया हमारे पास सीरीज का। पहले कैलकुलेटर में हटा दूं यहां से। The first three terms of an AP are log x of 3, log x of 81 and log x of 2187. Find the sum to n terms. Give your answer in the form of k log x of 3 where k is in terms of n. Okay. आपको AP मिला है भाई। पहली टर्म क्या है मेरे पास, log x of 3। दूसरी टर्म क्या है, log x of 81। और तीसरी टर्म क्या है, log x of 2187। अब क्योंकि हमारे पास AP है, इसका मतलब है कि डिफरेंस इसका कांस्टेंट होना चाहिए। तो पहले मैं निकालता हूँ डिफरेंस। डिफरेंस क्या होगा भाई, log x of 81 माइनस log x of 3। अब यहाँ पर 81 को अगर हम 3 की फॉर्म में लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा, log x of 3 to the power of 4 माइनस log x of 3, ये हो जाएगा 4 log x of 3 माइनस log x of 3। सो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 log x of 3। सो डिफरेंस 3 log x of 3 भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो डिफरेंस इज log x of 3 का क्यूब 27। ये हमारे पास पहली चीज आ गई कि हमने निकाल लिया इसका डिफरेंस। जब डिफरेंस आ गया हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालने को बोला है, फाइंड द सम टू एन टर्म्स। आपको सम निकालने को बोला है, ठीक है भाई। अब सम का फॉर्मूला, सम टू एन टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ k log x on 3 n upon 2 2a plus n minus 1 टाइम्स d। ये हमारे पास होता है सम का फॉर्मूला। अब आप यहां पर वैल्यू क्या पुट करोगे, देखें आपको कह रहा है सम टू एन टर्म्स, इसका मतलब है n तो n ही रहेगा, n की जगह n आएगा, 2a प्लस, बल्कि a की जगह तो उसकी वैल्यू आएगी ना। हमें फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म कितना है, log x of 3, x of 3 प्लस n माइनस 1, और d क्या था, d था log x of 27। ये हमने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ऑलराइट, तो ये हमारे पास बन जाएगा भाई n अपॉन 2, सही है ना।
इसको भी ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, 2 log x ऑफ 3 अपनी जगह प्लस, अच्छा डिफरेंस हमारे पास जो आया था वो ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो अगर मैं इसकी जगह इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं जो कि हमारे पास है 3 log x ऑफ 3, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट एक्सपेंड कर देंगे तो ये आ जाएगा n टाइम्स 3 log 3 ऑफ x ऑफ 3, सॉरी मैंने 3 लिख दिया यहाँ पर, 3 log x ऑफ 3, ठीक है, माइनस 3 log x ऑफ 3। अब इस तरह लिखने का मकसद क्या था कि हमारे पास ये दोनों सेम हो रहे हैं, ठीक है ना। n/2 अपनी जगह रहा, n ये जो लिखा हुआ है इस टर्म को मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाली, ये हो जाएगा 3n log x ऑफ 3 माइनस, अब आप ऑब्जर्व करो कि आपके पास ये और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, सो 2 माइनस 3 बिकम्स माइनस log x ऑफ 3, ये हो जाएगा। अब हमारे पास इन दोनों में log x ऑफ 3 कॉमन आ सकता है, तो n/2 लिखा हमने, log x ऑफ 3 कॉमन आ गया, बचा क्या हमारे पास 3n माइनस 1। क्या आपको ये इसी फॉर्म में देना था आंसर, अपना आंसर किस फॉर्म में देना है, k log x ऑफ 3, ठीक है। तो अगर हम इसको और अरेंज कर लें तो हम ये कह सकते हैं भाई n/2 टाइम्स 3n माइनस 1 टाइम्स log x ऑफ 3, इस फॉर्म में हम इसको दे सकते हैं फाइनल आंसर। तो यहाँ पर आपके पास k क्या हो जाएगा, k बेसिकली ये पूरा हो जाएगा, उसने कहा था ना k इन टर्म्स ऑफ n होना चाहिए, तो इन टर्म्स ऑफ n आ रहा है मेरे पास, ठीक है। The first three terms of a GP are 1, 3 tan square theta, 9 tan 4 theta for theta greater than 0 and less than pi over 2. Find the value of theta for which this progression has a sum to infinity. अब देखें यहाँ पर कंडीशन वर्ड क्या है, वो प्रोग्रेशन मालूम करना जिसका सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर रहा हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी r की वैल्यू -1 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो। जब r इसके बीच में लाई कर रहा होगा तो आपका सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेगा, ये इसकी कंडीशन है। अब आते हैं भाई आर के ऊपर, आर क्या होता है, आर रेशो होता है, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है a is 1, सेकेंड टर्म क्या है 3 tan स्क्वायर थीटा। अगर आप इसमें आर निकालेंगे तो आर का आपका आंसर 3 tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो 1 ही है, तो ये आ गया आपके पास आर का आंसर, ठीक है भाई, पहली बात तो हो गई। अब आपको यहाँ पर इस कंडीशन में पुट करना है कि हम क्या कर रहे हैं भाई, हमारी कंडीशन के हिसाब से क्या है कि r को -1 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए कि अगर इसका सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर रहा होगा। व्हाट इज r, r इज 3 tan स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन -1 एंड लेसर देन 1, 3 जाके डिवाइड कर देंगे, -1/3 tan स्क्वायर थीटा एंड 1/3। अब यहाँ पर स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए वी नीड टू अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब आपने रूट अप्लाई किया, यहाँ भी अप्लाई किया, यहाँ भी अप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा tan थीटा। अब लोअर साइड तो अनडिफाइंड हो जाएगी ना, क्योंकि नेगेटिव में रूट का नंबर आ गया, तो लोअर साइड आपकी अनडिफाइंड, उसको भी छोड़ दें आप, यहाँ पर आइए। ये आप अलबत्ता सॉल्व कर सकते हैं कि भाई 1/3 का रूट और उसके बाद वहाँ पे 10 की वैल्यू क्या आ रही है, ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो थीटा निकालने के लिए आपने tan इनवर्स किया, तो थीटा इज लेस देन tan इनवर्स ऑफ 1/3 इज π/6। अब रही बात लोअर साइड पर, क्योंकि लोअर साइड पर आपका अनडिफाइंड आ रहा था, तो हमारा जो थीटा स्टार्ट होगा दैट इज 0। अगर लोअर साइड पे कोई एंगल आता तो हम वहाँ पर वो एंगल यूज करते, बट चूंकि यहाँ पर हमारे पास रूट में नेगेटिव आ गया था, इसका मतलब है कि लोअर साइड स्टार्ट होगी हमारी 0 से और थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास π/6 में। तो जब आपके पास थीटा की वैल्यू 0 से π/6 के बीच में आएगी तो सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेगा, अगर इसको क्रॉस करेगी तो आपका सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये इसके आंसर्स हैं। यहाँ पर ये पूरा पेपर हुआ कंप्लीट। इस पेपर में अगर आप ट्रिकी सवाल देखें तो उसमें सिर्फ एक सवाल ट्रिकी था जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था, ये वाला पार्ट। इस क्वेश्चन के अलावा जो कि 4 मार्क का सवाल है, बाकी कोई चीज़ इतनी ट्रिकी नहीं है जो कि आपको तंग करे, जिसमें आप फंसो। अगर इसके अलावा आप कहीं स्टक कर रहे हो, इसका मतलब है कि वो टॉपिक आपका वीक है। इसका डॉक्यूमेंट जो होगा, इसका PDF होगा, वो मैं इसी वीडियो के लिंक में डाल दूंगा ताकि आपके पास ये डॉक्यूमेंट आप एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे नए पेपर के साथ या फिर नए टॉपिक के साथ। सी यू, अल्लाह हाफिज़।